हेलो बच्चों, वेलकम। सो बच्चों, आज अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी। तो कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी में आपको एकदम सिंपल वे में बिल्कुल शॉर्ट के अंदर समझाने वाला हूं कि कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी होती क्या है। तो बेसिकली ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट थाइलेकोइड है। ये एक थाइलेकोइड का डायग्राम है। ये थाइलेकोइड की ल्यूमेन है और ये जो पिंक कलर की दिखाई पड़ रही है, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम होते हैं और साथ में कुछ हाइड्रोजन कैरियर प्रेजेंट होते हैं। तो होता यूं है कि जब फोटो सिस्टम सेकंड जो है, अपन देख रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड जो है ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अब फोटो सिस्टम सेकंड पर जैसे ही सनलाइट आती है, जो एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, कोर मॉलिक्यूल होते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और रिएक्शन सेंटर के पास जाते हैं। रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक तो वो हुए, अब इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा होता है वाटर का फोटो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो इस वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन H+, इलेक्ट्रॉन और O2 जनरेट होते हैं। तो O2 जो होती है, O2 तो डिफ्यूज आउट कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम के अंदर रन किए जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन इस ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। तो अब देखिए, अपन स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। तो होता यूं है कि ये वाटर स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकली। तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, ठीक है, डिफ्यूज आउट हो गई। हाइड्रोजन यहां इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं फोटो सिस्टम सेकंड में, इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन के पास जाते हैं। फिर ये जाते हैं आगे प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास? प्लास्टोक्विनोन के पास। तो प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो एक हाइड्रोजन कैरियर होता है। वो हाइड्रोजन भी लेता है और वो इलेक्ट्रॉन भी लेता है। तो ये बाहर स्ट्रोमा से, ये बाहर की तरफ स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेता है और ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन डालता रहता है। तो बाहर स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन बिल्कुल कम हो जाते हैं, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन लगातार बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन अंदर डाल दिए, प्लास्टोक्विनोन ने इधर से इलेक्ट्रॉन लिए, बाहर से हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन अंदर डाले, इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर दिए, आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही साइटोक्रोम से निकलते हैं तो इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिलीज कर देते हैं कि ल्यूमेन में एक फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, एकदम यूं बम फूटने की जैसी बात आप कह सकते हो। तो एक हाइड्रोजन की वजह से इसके अंदर एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी रिलीज करते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बाहर कैसे निकलते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का पाथवे कंप्लीट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज करते जाते हैं और एकदम ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं और आगे प्लास्टोसाइनिन के थ्रू फोटोसिस्टम फर्स्ट में पहुंच जाते हैं। यहां फोटोसिस्टम फर्स्ट फिर से लाइट एब्जॉर्ब करता है और इसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फेराडॉक्सिन FNR से होते हैं NAD+ के पास जाते हैं, NADP+ के पास। देखो, NADP+ होता है क्लोरोप्लास्ट में और NAD+ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये चीज दो ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल एक्सेप्टर है वो NADP+ होता है। ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और प्लस इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ेंगे और हाइड्रोजन जुड़ के ये NADPH के अंदर रिड्यूस हो जाता है। अब पीछे जो बचे वो बचे कि इस ल्यूमेन के अंदर जो हाइड्रोजन है उनका क्या होगा। अब ये जो ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन है, अब सोच के देखो कि ल्यूमेन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, ल्यूमेन के अंदर बहुत ज्यादा है। बाहर स्ट्रोमा के अंदर इधर वाली साइड जो H+ की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, अंदर बहुत ज्यादा है। तो अब एकदम एक टेंशन जनरेट हो रही है, एक टेंशन लग रही है इसके अंदर। तो ये टेंशन ब्रेक होगी किसके थ्रू? भाई अंदर बहुत ज्यादा, अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है अंदर। और ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है डिफरेंस, मतलब बाहर कम है, अंदर जाता है, अंदर ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो अब अगर कहीं पर भीड़ ज्यादा हो जाए और वहां से यूं समझो कि उस भीड़ में ब्लास्ट हो जाए तो लोग सबसे पहले कहां से भागेंगे? यूं समझो कि एक बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और उसमें ब्लास्ट हो गया।
तो वो लोग कहां से भागेंगे? ऑब्वियस सी बात है, प्रायोरिटी गेट को ही देंगे। तो यहां पर एक तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो अब ये हाइड्रोजन यहां पर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो गया, अगर इस ग्रेडियंट को ब्रेक नहीं किया गया तो मेम्ब्रेन फटने की संभावना रहती है, तो ग्रेडियंट ब्रेक होगा। तो ग्रेडियंट ब्रेक कहां से होगा? ये गेट है एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज के दो पार्टिकल होते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो होता है एफ नोट, सी एफ नोट, और जो हेड पोर्शन होता है वो सी एफ वन होता है। तो इस सी एफ नोट के थ्रू ये हाइड्रोजन बाहर आते हैं। जैसे ही ये सी एफ नोट के थ्रू बाहर आते हैं तो ये सी एफ नोट एक मोटर के जैसे काम करता है, ये घूमता है जिससे सी एफ वन की स्ट्रक्चर चेंज होती है और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एटीपी बनाती है। बस सिंपल सी बात है। तो सिंपल भाषा में अगर कहें तो वाटर स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, हाइड्रोजन यहां इकट्ठे हुए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रन किए गए। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करते गए, ठीक है, और फाइनली पीएस फर्स्ट के पास पहुंचे। यहां पीएस फर्स्ट से फिर एनर्जी लेकर निकले और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP+ के पास पहुंचे। अब बात आती है कि ये स्ट्रोमा में हाइड्रोजन और NADP+ के पास हाइड्रोजन कहां से आया? तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हुआ था, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो ब्रेक हुआ था, ये हाइड्रोजन स्ट्रोमा में आए थे। तो यही हाइड्रोजन है जो NADP+ के पास जाकर NADP+ को NADPH2 में रिड्यूस करने का काम करते हैं और बाहर से अंदर जो हाइड्रोजन प्लास्टोक्विनोन डाल रहा है, ये प्लास्टोक्विनोन जो हाइड्रोजन अंदर डाल रहा है, ये वाले भी यही है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है? NADP+ होता है और हाइड्रोजन भी किसके पास जाते हैं? NADP+ के पास जाते हैं। तो ये NADPH2 जो है ये रिड्यूसिंग पावर बनती है और ये जो ATP बन रही है, ये ATP आगे चलकर डार्क रिएक्शन के अंदर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन करने के काम आएगी, ठीक है। तो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है NADPH2 और ATP। NADPH2 और ATP लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं और ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट आगे चलकर डार्क रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज किए जाएंगे और यही इसी फिनोमिना को कीमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी कहा गया, ठीक है ना, जो पीटर माइकेली ने बताया था। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों पर एप्लीकेबल होती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है क्योंकि सनलाइट की वजह से यहां एटीपी बन रही है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहां NADH2 और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू वहां भी प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है, ठीक है। वहां पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं और यहां थाइलेकोइड की ल्यूमेन में प्रोटॉन इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो दोनों का सिमिलर सा प्रोसेस है, बस छोटे छोटे डिफरेंस हैं। तो मैं ETS को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेक्चर अवेलेबल है, जो NCERT का न्यू NCERT का जो ETS है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और ये क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरह से होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैनल के अबाउट में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दें बच्चों, फीडबैक जरूर दें। और इससे आगे अपन इसी तरह के शॉर्ट वीडियो जो है मैं NCERT के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, उन पर डालता रहूंगा। सो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों, आपके लाइक के लिए, आपके सब्सक्राइब्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।